नमस्कार। आज हम राजनीति की एक प्रयोगशाला में चल रहे हैं। देखिए, यहाँ हम किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सिस्टम की, उस विज्ञान की तो चुनाव को सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक साइंस बना देता है। तो आज हम हरियाणा की एक विधानसभा सीट कलावाली, वहाँ के हालिया चुनाव के आंकड़ों को चीर फाड़ कर समझेंगे और देखेंगे कि एक मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन आखिर बनता कैसे है। ये है कलावाली, हरियाणा की सियासत का एक बहुत ही अहम हिस्सा। अब ये सिर्फ आप कह लीजिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उनके सपनों का एक सेंटर है। यहाँ की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन लोगों के मन में अपने भविष्य को लेकर ना कई सवाल हैं। और चुनाव चुनाव क्या है? वो सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, वो इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की एक कोशिश है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16.34%। ये 2024 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था, बस इतना सा। ये नंबर हमें सीधे सीधे बताता है कि मुकाबला कितना कांटे का था और जमीन पर एक एक वोट की कीमत क्या होती है। सोचिए, कुछ हजार वोटों ने ही पूरी कहानी पलट दी। इससे पता चलता है कि इस सियासी रणभूमि में दांव कितने ऊंचे लगे थे। तो आज की इस पूरी पड़ताल में हम 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जीत आखिर बनी कैसे, इसकी एनाटॉमी क्या थी। फिर हम लोगों की नब्ज टटोलेंगे कि भाई उनके असली मुद्दे क्या थे। तीसरा, हम आंकड़ों के पीछे छुपे पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चौथा, हम एक कामयाब स्ट्रैटेजी के 4 पिलर वाले ब्लूप्रिंट को समझेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि जो डेटा चुनाव जिताता है वो बेहतर गवर्नेंस का आधार कैसे बन सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कलावाली में जीत की बनावट, यानी समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनल नतीजों में आखिर हुआ क्या। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कांग्रेस उम्मीदवार को मिले करीब 47% वोट, ये एक साफ जीत है। वहीं बीजेपी को लगभग 31% और आईएनएलडी को 17% से ज्यादा वोट मिले। अब यहां खेल दिलचस्प हो जाता है। विपक्ष का वोट साफ साफ बटा हुआ था। अगर आप बीजेपी और आईएनएलडी का वोट जोड़ दें तो कहानी कुछ और ही हो सकती थी। ये दिखाता है कि एक मजबूत तीसरा प्लेयर मैदान का पूरा डायनामिक्स कैसे बदल सकता है। चलिए अब इन नंबरों से आगे बढ़कर लोगों की बात करते हैं, जनता की नब्ज। क्योंकि देखिए, चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती का खेल नहीं होता, ये तो लोगों की भावनाओं का, उनकी जरूरतों का, उनकी शिकायतों का आईना होता है। तो आइए देखते हैं कि कलावाली के वोटर जमीन पर असल में कह क्या रहे थे। तो ये हैं वोटर्स की सबसे बड़ी शिकायतें। लिस्ट में सबसे ऊपर बेरोजगारी, खासकर नौजवानों में। इसके बाद आती है महंगाई, जिसने हर घर का बजट बिगाड़ रखा है। फिर लोकल डेवलपमेंट की कमी, सड़कें, नालियां, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनका अभाव। किसानों की अपनी परेशानियां हैं, कर्ज का बोझ, फसलों का सही दाम न मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता थी। और हां, क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है तो एससी रिजर्वेशन की सुरक्षा को लेकर भी लोगों में गहरी फिक्र थी। और इन सारी चिंताओं का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है, मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी नौकरी और मेरी फसलों का सही दाम। अब ये कोई बड़ी राजनीतिक मांग तो है नहीं, ये तो एक परिवार के सम्मान से जीने की बुनियादी जरूरत है। कई बार जब हम राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हर बहस की जड़ में ऐसी ही सीधी साधी मानवीय इच्छाएं होती हैं। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, आंकड़ों की गहराई में। अब हम थोड़ा पीछे जाकर इस चुनाव के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और वोटिंग डेटा में जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उन्हें सामने लाएंगे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले 4 चुनावों में कलावाली का सियासी मिजाज कैसे बदला है। 2014 तक यहां श्रोमणी अकाली दल का दबदबा था, लेकिन फिर 2019 से कांग्रेस ने वापसी की और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इससे एक बात तो साफ है, यहां के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं, वो काम और मुद्दों के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देती है। 2019 से 2024 के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस लगभग 40% से बढ़कर 47.5% पर पहुंच गई और बीजेपी भी 22.5% से बढ़कर 31% पर आ गई। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि लड़ाई अब 2 बड़ी ताकतों के बीच सिमट रही है और जो छोटे दल हैं वो किनारे हो रहे हैं। इससे मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है। और हां, यहां एक और बहुत जरूरी ट्रेंड है, घटता हुआ वोटर टर्नआउट। सोचिए, 2014 में जहां 83% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, वो 2024 में घटकर लगभग 76% पर आ गई। अब ये गिरावट जो है, ये किसी भी स्ट्रैटेजिस्ट के लिए एक चैलेंज भी है और एक मौका भी।
चैलेंज ये कि जो वोटर घर बैठे हैं उन्हें बाहर कैसे निकालें, और मौका ये कि जो आपके पक्के वोटर हैं उन्हें हर हाल में पोलिंग बूथ तक लेकर आएं। ये दिखाता है कि सिर्फ हवा बनाना काफी नहीं है, उस हवा को वोट में बदलना असली काम है। अब हम आते हैं इस पूरे पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 4, वो 4 पिलर वाला ब्लूप्रिंट। यहां हम समझेंगे कि इस मुश्किल सियासी माहौल को जीतने के लिए आखिर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। इस स्ट्रैटेजी को हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। इसके 4 मजबूत पिलर थे। पहला, इलेक्टोरल, मतलब वोटों का बंटवारा हर हाल में रोकना। दूसरा, नैरेटिव, यानी एक कहानी गढ़ना जो थी लोकल डेवलपमेंट बनाम बाहरी कैंडिडेट। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कैडर पर आधारित एक मजबूत जमीनी अभियान चलाना। और चौथा, रिसोर्स, यानी पैसा और साधन वही लगाना जो दिखे भी और जिसका असर भी ज्यादा हो। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले एक स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, यानी अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, मौके और खतरे, इन सबको समझना। यहां ताकत क्या थी? कांग्रेस का मजबूत बेस वोट और मौजूदा विधायक का लोकल कनेक्शन। कमजोरी, बीजेपी के मुकाबले साधन कम थे और विपक्ष का वोट बटा हुआ था। एक अच्छी स्ट्रैटेजी हमेशा अपनी ताकत पर दांव लगाती है और अपनी कमजोरियों से निपटने का रास्ता खोजती है। और ये रहा उस स्ट्रैटेजी के एक्शन में होने का एक सटीक उदाहरण। जो नैरेटिव बनाया गया वो बहुत सीधा और दमदार था। कल्लांवाली का विकास या बीजेपी का बारीवाल, इस एक लाइन ने वोटर्स के लिए चॉइस को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। ये लोकल बनाम बाहरी की लड़ाई बन गई। इससे पता चलता है कि एक सही कहानी चुनाव का रुख कैसे पलट सकती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, डेटा फॉर बेटर गवर्नेंस। देखिए, चुनाव जीतना तो मंजिल का बस एक हिस्सा है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है, और वो है लोगों की सेवा करना। यहां एक बहुत ही जरूरी बात है। जो डेटा चुनाव जिताने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वही डेटा लोगों की शिकायतों को असरदार तरीके से सुलझाने के काम भी आ सकता है। यही डेटा तो बताता है कि किस गांव में पानी की किल्लत है, कहां पर नौजवानों को नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। कैंपेन तो खत्म हो जाता है, पर गवर्नेंस की जिम्मेदारी हमेशा रहती है। और हां, भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क का सम्मान करते हुए, जिसमें नागरिक की प्राइवेसी और सहमति सबसे ऊपर है, इसी डेटा का इस्तेमाल गवर्नेंस को ज्यादा जवाबदेह और असरदार बनाने के लिए किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब पॉलिटिक्स एक साइंस बन जाती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे होता है? क्या सिर्फ उन पार्टियों को जो चुनाव जीती हैं, या इसका असली फायदा उस आम नागरिक का होता है जिसे एक ऐसी सरकार मिले जो डेटा के आधार पर उसकी जरूरतों को बेहतर समझे और उन पर काम करे? शायद लोकतंत्र की असली परीक्षा इसी सवाल के जवाब में छुपी है।